नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। मंगलवार को छत्तीसगढ़ की कुल 90 असेंबली सीटों में से 20 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटें शामिल हैं। अब बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को इलेक्शन होगा। छत्तीसगढ़ में मतदान के दौरान सुकमा के दुर्मा में नक्सलियों से सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जिस वक्त छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर वोटिंग चल रही थी। उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस दूसरे चरण की जंग की तैयारियों में जुटे हुए थे। आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में महादेव एप्लीकेशन के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। ये ऐप ईडी के रडार पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा है जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि बघेल इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें घेरने में लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस की बघेल सरकार को महादेव ऐप पर घेर रही है, तो कांग्रेस बघेल सरकार पर काम पर भरोसा अपना जता रही है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि छत्तीसगढ़ के सियासी बिसात में किसका नाम काम आता है। रिपोर्ट देखें। कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। मंगलवार को पहले चरण की वोटिंग में छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर सभी दलों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। पहले फेज में बघेल सरकार के 3 मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर है, तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा हुई। मंगलवार को जहां छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, उसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस दूसरे चरण के जंग की तैयारी में लगी हुई थी। मंगलवार को पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में रैली कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बघेल सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। उधर छत्तीसगढ़ की चुनाव जंग में महादेव ऐप पर महाभारत जारी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले ही महादेव ऐप के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। ये ऐप ईडी की रडार पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा है जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईडी के मुताबिक आरोप है कि इसी सट्टे ऐप वाले पैसे के जरिए छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव साधने की कोशिश होने वाली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ईडी की जांच के दौरान आ रहा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि बघेल इन तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें घेरने में लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस की बघेल सरकार को महादेव ऐप पर घेर रही है, तो कांग्रेस को अपनी गारंटी पर भरोसा है। मंगलवार को वोटिंग से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने वोटरों से चुनावी वादों को ध्यान में रखने की अपील की। इसके साथ ही राहुल ने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ को जनता को दिए गए गारंटी को फिर से दोहराया। कांग्रेस को यकीन है कि सीएम बघेल का काम और उसकी गारंटी चुनाव में उसकी नैया पार लगाएगी, तो वहीं बीजेपी को भी मोदी की गारंटी पर भरोसा है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसका नाम मोदी की गारंटी रखा गया है। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से हर वो दाव चला जा रहा है जिससे सत्ता का सिंहासन मिल सके। अब मंगलवार को छत्तीसगढ़ की कुल 90 असेंबली सीटों में से 20 सीटों पर वोटिंग हो गई है और बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को इलेक्शन होगा। साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटों के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये है कि कांग्रेस सीएम बघेल के काम पर सत्ता में वापसी करती है या फिर इस चुनाव में किसी को भी सीएम चेहरा नहीं बनाने वाली बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो 20 सीटों पर मतदान हुआ और उस मतदान में जाहिर तौर पर अपने आप को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक पार्टियां लगाती हुई नजर आई। लेकिन किसके झोले में ये 20 सीटें गई हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो परसेंटेज अभी तक निकल के सामने आया है वो परसेंटेज क्या बताता है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए अश्विनी शाही जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है संगीता जी। और अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, उम्मीदें तो बहुत है, सत्ता को पलटा देंगे, आपकी सत्ता बन जाएगी, लग रहा है कि जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर खरी अब उतरेगी, आप लोगों की बातें या फिर जनता? नेहा जी, आज का जनता का रुझान ये बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, क्योंकि आदिवासी नक्सल बाहुल्य क्षेत्र में 70% से ऊपर वोट का होना स्पष्ट रूप से अभी तक के इतिहास के हिसाब से ये परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं इस महादेव ऐप का जो घोटाला हुआ भूपेश बघेल जी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया है और जनता ने निकलकर उसका विरोध जताया है। पीडीएस घोटाले जो हुए हैं वो पीडीएस में हजारों करोड़ के घोटाले ने बताया है। उसके बाद जो गोबर 229 करोड़ का ये खा गए, वो भी जनता की बड़ी अच्छी स्कीम थी। 248 करोड़ का गोबर खरीदा गया, 17 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया गया। प्रोडक्ट अगर बना देते तो भी अच्छा था, ना वो स्टॉक दिखा पा रहे हैं ना वो प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, वो गोबर खा गए, उसका भी जनता पर प्रभाव पड़ेगा। सौम्या चौरसिया इनकी खास थी एकदम। सौम्या चौरसिया ने कितना किस तरीके से कोयला और पता नहीं क्या क्या घोटाले में उनके यहाँ से पैसे बरामद हुए। ये सारे घोटाले जो है आज जनता के दिमाग में भर गया है कि ये सरकार निकम्मी सरकार है और सिर्फ बघेल साहब ने लूटा है, क्योंकि वो व्यक्तिवादों का झूठा है। आज जनता ने समझ लिया, ठीक है, और वो उसका 70% से ऊपर। ठीक है विजय जी, सुन लिया आपने। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि ये 20 सीटों पर वोटिंग है और ये सब हमारे पक्ष में हुई है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो घोटालों की सरकार है। जनता समझ चुकी है कि इनको सत्ता से बेदखल करना है, इसलिए वोटिंग भी अच्छी खासी परसेंटेज की हुई है और ये भी तय हो गया है कि सरकार तो हमारी बनेगी। तो आप कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता में कौन रहेगा कौन जाएगा ये तय करती है जनता। जनता जनार्दन है, जनता के फैसले को हम नमन करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये कह रहे इतने घोटाले आप लोगों की सरकार, देखिए आरोप लग रहे हैं, हम तो आरोपों की बात कर रहे हैं। कह रहे इतने घोटाले आप लोगों के आप लोगों ने किए हैं, इतने आरोप आप लोगों में लगे हैं कि जनता में जो है वो एक बेहतर संदेश नहीं गया। एंटी इनकम्बेंसी अलग फैक्टर है। कह रहे इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद आपकी सरकार जनता दोबारा तो नहीं बनाएगी। जी, देश का तमाम मीडिया, तमाम राजनीतिक लोग चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि आज से 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ में मोदी जी के नाम पर ना कोई पानी दे रहा था ना पानी दे रहा था। आप समझ रहे ना, मतलब बीजेपी कहीं थी नहीं। ये तो सबको सीबीआई और ईडी का धन्यवाद करना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से मोदी जी कम से कम चुनाव 1 महीने पहले बीजेपी कहीं थी नहीं। आपकी सरकार से पहले किसकी सरकार थी, ये तो बता दीजिए। हमारी सरकार से पहले चाहे किसी की सरकार थी, जनता ने उनको नकार दिया, तब हम आए, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखिए कि पहले के जो चुनाव थे उन्होंने रमन सिंह के नाम पर लड़े थे। आज रमन सिंह कहाँ है? इनके पास तो छत्तीसगढ़ में कोई नेता भी नहीं था कि जिसे प्रोजेक्ट कर सकें, तो इनके लिए समस्याएं ही समस्याएं थी। फिर हमारी पार्टी ने जो, हमारी सरकार ने जो काम किए वो इतने बढ़िया बढ़िया काम किए कि बीजेपी हमारी नहीं हो पाई। ये तो खुद आप मीडिया की आप रिपोर्टिंग आप देख लीजिए। 1 महीने पहले भाजपा वहाँ चुनाव प्रचार में भी नहीं थी,
सीबीआई ईडी ने बीजेपी को चुनाव प्रचार में ला दिया। इसके लिए हम मोदी जी को बधाई देते हैं, पहली बात। ठीक है अश्विनी जी, देखिए ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि आप लोग रेस में तो है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग होता है वो आप लोगों को आगे बढ़ाता है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कुछ नहीं होने वाला। नेहा जी आ रहे हो ना सर, रुक जाइए ना, और भी तो मेहमान है, उनका भी तो रुक करूंगी। नेहा जी देखिए, विजय जी ने, चाहे कांग्रेस पार्टी अगर सीबीआई ईडी की बात कर रही है तो ये लोग गए थे। हाँ। और यही लोग हैं ना कि जब संगीता जी की पार्टी के मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे तो इन्होंने कहा शराब घोटाला हमने उठाया था और अच्छी बात हुई है। वहाँ खैरा को गिरफ्तार करके इन्होंने कहा कि हमारी संस्थाएं ठीक काम कर रही है। हाँ। और 18 दल विजय कौशिक जी से और मुझसे बड़े बड़े वकील वहां पर है सुप्रीम कोर्ट में, जो 18 दलों का पैरवी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा, कहा कि आप जाइए यहाँ से, खारिज किया जा रहा है, ये संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। तो वहां पर तो हो गया कि संस्थाओं का कोई, वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, अपने हिसाब से काम कर रही हैं। तो यहाँ तो कांग्रेस खुद ही दो मुही बात कर रही है। ये दोहरा मापदंड इनका, इन लोगों का है, ईडी सीबीआई। अरे भाई जितने अपराधी हैं, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, ठीक है बस हो गया, 10 सेकंड में बात रखिए अपनी जल्दी से, फिर मैं संगीता जी का, अमन जी का रुख करूंगी। होना चाहिए कि कोई भी एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो देश का संविधान ये कहता है जब तक किसी को न्यायालय दोषी डिक्लेयर ना कर दे तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। हम इनसे ये कह रहे हैं कि भाई आपके मुताबिक भूपेश बघेल ने गलत काम किए हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। बोले ना गिरफ्तार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो भैया फिर तुम उन्हें गलत क्यों कह रहे हो? तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश के संविधान की धज्जियां माननीय मोदी जी उड़ा रहे हैं अपनी जनसभाओं से, जिस तरह से वो बता रहे हैं। नहीं देखिए ये बात तो है, ये तो आरोप देखिए संगीता जी भी लगाती रही हैं और ये कहती रही हैं कि देखिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है मौजूदा सरकार और किया है। संगीता जी की टाइमिंग पे वाकई लगता है कि सवाल खड़े होने चाहिए और आप लोग भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं। मैं आ रही हूँ, ठीक है संगीता जी को बोलने दीजिए। तैयार हैं। हाँ। और मोदी जी को चाहिए कि फंदा लेकर आए और उनके गले में फंदा डालें और भूपेश बघेल को। मोदी जी को जो बोलना है आप बोल तो रहे हैं, लेकिन अब संगीता जी को बोलने दीजिए। तो सबूत हो तो लाए। संगीता जी देखिए नेहा जी, ईडी और सीबीआई का तो दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुए वहाँ तो सीबीआई ईडी नजर नहीं आ रही, चुनाव तो वहाँ भी है तो वहाँ भी नजर आनी चाहिए ना। लेकिन वहाँ सत्ता 3 बीजेपी है, इसलिए वहाँ ईडी और सीबीआई नहीं जाएगी। राजस्थान जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार नहीं है। दिल्ली जाएगी, पंजाब जाएगी, सब जगह ईडी सीबीआई जाएगी जहाँ इनकी सरकार नहीं है, दूसरे दलों की सरकार है। लेकिन जहां इनकी सरकार है वहां नहीं जाएगी। आयुष्मान में भी तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, मेरे अश्वनी भाई बताए ना, वहां ईडी सीबीआई पहुंची हो, वहां भी तो नौकरियों में घोटाला हुआ, भर्ती में 800 करोड़ का घोटाला कर लिया, तो वहां ईडी सीबीआई पहुंची क्या? तो भाई आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो आप कर रहे हैं वो जनता भली भांति समझ गई है कि ये किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है चुनाव के समय में दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है नेहा जी, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि अब जनता इनके दांव पेच समझ चुकी है। मोदी जी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे वो भ्रष्टाचार को खत्म करने नहीं आए हैं, वो बस ये चाहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आ जाए और हमारा संगठन, हमारा दल जो है वो बड़ा हो जाए। और वही होता आ रहा है, जो इनकी पार्टी में चला जाएगा। अभी भूपेश बघेल जी चले जाते तो फिर वो बिल्कुल सही हो जाते, क्योंकि इनके पास वॉशिंग मशीन है। लेकिन भूपेश बघेल जी गई नहीं, इसलिए वो भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। तो देखिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग ये सभी जगह कर रहे हैं, किसी एक जगह नहीं कर रहे हैं। तो वो जनता को समझ में आ रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार से आपको इतनी ही चिढ़ है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम खुद खड़े होंगे। लेकिन जो हम लिस्ट बता रहे हैं, जो नेता आपकी पार्टी में चले गए, जिन पर आप ही आरोप लगाते थे, उन पर कितनी जांच हुई, कितनी नहीं, ये अहम चीज है। यहाँ पे अमन जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। देखिए ईडी और सीबीआई की भूमिका पर ये सवाल उठाती जा रही है विपक्षी पार्टियां, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि देखिए मध्य प्रदेश में तो कोई छापे नहीं पड़ रहे। छापे वहां पड़ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और ऐसे में अगर सवाल नहीं उठेंगे तो क्यों नहीं उठेंगे? सवाल तो उठना लाजमी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जब पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान जो है लोगों को दिए गए थे, उसमें 100 से भी ज्यादा मकान जो है वो हाईजेक हो गए थे। मतलब आईडी तो उन गरीब लोगों की यूज करी गई, इशू भी हुए मकान, और मकान किसने ले लिए वो पता नहीं चला। बाद में जब एक मीडिया ने वहां जाके कवरेज करी और वहां जाके लोगों के साथ कांटेक्ट किया तो पता चला कि उनके नाम से पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान इशू हो चुके हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा बना।
पर वो जो है वो बात आई गई होगी क्योंकि वहाँ पे सरकार जो है भाजपा की है। और आयुष्मान घोटाले की बात करें तो आपने देखा कि कितने सारे पेशेंट ऐसे हो गए कि उनका एक की बजाय 3-3 हॉस्पिटल्स में उनके नाम से, उनके फोन नंबर से ट्रीटमेंट चल रहा है, फ्री वाला जो प्रोवाइड कर रही है सरकार, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। तो क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में भी ये चीजें नजर में आई थी, वहाँ पे भी ईडी सीबीआई पहुंच जाता तो शायद विपक्षी जो दल हैं वो सवाल नहीं उठाते। और अगर ये महादेव घोटाला जो हुआ है, महादेव ऐप वाला, 1 साल से अगर रडार पे था जो भूपेश बघेल हैं या फिर ये केस पूरा है, तो ये केस के ऊपर कार्रवाई जो है वो अभी इलेक्शन से 1-2 दिन पहले क्यों हुई? इन चीजों को लेके सवाल पैदा होती हैं क्योंकि ये टाइमिंग को लेके बहुत सवाल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, देखिए टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में अगर अशोक गहलोत के बेटे के पास छापा पड़ता है तो ये टाइमिंग पे सवाल खड़े होते हैं। अगर दिल्ली में इस तरह की चीजें निकल के सामने आती है तो एमसीडी चुनाव से पहले ऐसा होता है, टाइमिंग पे सवाल खड़े होते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में छापेमारी हो रही है तो सर टाइमिंग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहा जी एकदम स्पष्ट आपने कहा, टाइमिंग का सवाल है। टाइमिंग की बात है, हिंदुस्तान में अगर चुनाव हो रहा है तो उसको टाइमिंग आप लोग कहते हैं, चलिए अच्छी बात है, हम मान लेते हैं आपकी बात। मगर क्या चुनाव होने की वजह से संस्थाएं अपना काम करना बंद कर दें? हमारी राजनीतिक चुनाव में मध्य प्रदेश में भी ईडी थोड़ा सा ध्यान दे लेती है। मध्य प्रदेश हो या देखिए मध्य प्रदेश हो या कहीं, टाइमिंग उसी की तो बात आप उसी से तो जोड़ रहे हैं। संस्थाएं अपना काम करना बंद पूछा भी जा रहा है कि कब जा रही है ईडी। अब देखिए कई लोग बोलेंगे तो नहीं, मैंने सबका जवाब देना है नेहा जी। निवेदन है कि इन लोगों से कहिए कि थोड़ा सा सुने, जवाब जब सवाल किया है तो जवाब सुने। वो तो बहुत ही शालीनता के साथ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आप। नहीं अभी कुछ आवाज आई इसलिए मैंने कहा। ठीक है, सवाल पूछने, लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक तो सभी को है, एकदम हक है, तो सवाल पूछने। और हमारे प्रोग्राम का नाम भी लोकतंत्र है सर, यहाँ पे तो हम किसी की आवाज दबाई नहीं सकते। लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। राहुल गांधी की तरह विदेश में जाकर किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। नेहा जी मेरे मुंह पर स्पष्ट बोल सकती हैं, यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, हिंदुस्तान में, भारत में लोकतंत्र जिंदा है। ठीक है, मैं सवालों का जवाब ही दे रहा था, टाइमिंग पर आपके बता रहा था कि मैंने ये कहा कि क्या अगर टाइमिंग चुनाव हो रहा है तो राज्य में, देश में लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा चुनाव तो हर साल होते हैं, तो क्या संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, एक सवाल उठाया, हम अमनप्रीत कौर जी ने भी उठाया, हमारी संगीता बहन ने भी उठाया। सब कहते हैं कि भाई वो उनकी पार्टी का नहीं है, हमारी पार्टी का है। दो बातें प्रमुखता से हैं। अगर संस्थाएं काम कर रही हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ का किसी को अगर नहीं पकड़े, चलिए आपके बकौल आपके हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ है बेईमान लोग, नहीं पकड़ा तो क्या उन बेईमानों चोरों को छोड़ देना चाहिए जो आज पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को नहीं पकड़ रही है। जो आपके यहाँ पर है उनको भी पकड़िए। बात उनकी हो रही है कि जो भी इस तरह की हेराफेरी कर रहे हैं उसको तो आप पकड़िए, एकदम दूसरी पार्टी के लोगों को पकड़िए। अकेला सर जी नेहा जी, हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसको भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करने की बात करते हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है, कोई नहीं बचेगा। अगर हमारे दल में भी होगा, मैं वही आना चाह रहा था। देखिए सब आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने का बीड़ा उठाया, सब हंस रहे हैं, मैं जवाब तो दे रहा हूँ। हैं सर। नहीं हंसने दीजिए ना, हंसने दीजिए। वो लोग हंसेंगे क्योंकि सारे चोर तो वहीं बैठे हैं, कांग्रेस में, और आम आदमी पार्टी ही चोर पार्टी है। और सुनिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये धूर्त पार्टी है कांग्रेस, इससे बच के रहो। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता बनर्जी को वहां जाकर ये चोरों की सरकार है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यही लोग एक दूसरे के नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। मैं कहने जा रहा था, उसको सुन लीजिए। उसके बाद किसी व्यक्ति ने, कांग्रेस के भाई बैठे हैं, बहन बैठी है हमारी यहाँ पर, किसी ने एक मुकदमा कोई दर्ज कराया, न्यायपालिका पर भरोसा हो तो दर्ज कराइए ना। भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शाही अगर बेईमान है, भ्रष्ट है आपकी नजर में, आप मुकदमा दर्ज कराइए मेरे ऊपर। न्यायपालिका जो है स्पष्ट रूप से मैं अगर होता हूं खिलाफ होगी हमारे, कहेगी जांच कराइए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ डुगू का झुंझुना मिला था उनके लाकर से, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 338 करोड़ का तो हिसाब दे दो। क्यों भगोड़े भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी भगोड़ों की तरह प्रचार कर रहे हैं। कई सर, उन पर भी ध्यान दीजिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को डांटा, वो भी ठीक है। मैं विजय कौशिक जी का भी रुख करूंगी, काफी देर से कहना चाह रहे हैं। देखिए सर,
जहां पर आग लगती है वहीं धुआं उठता है, इतने आरोप लग रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह तो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं। उन वजहों को तो मत छुपाइए कम से कम। नेहा जी पता क्या है, आम जनता को तो कानून की कोई नॉलेज नहीं, खास नॉलेज। अरे सर, क्या आम जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या आप? क्या कानून की जानकारी नहीं है? आम जनता सब जानती है सर। प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, तो आप बता दो महादेव ऐप है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए ना। बताइए, आपको तो नॉलेज है। नहीं, मुझे तो पता है महादेव एप्लीकेशन क्या है, लेकिन मुझे आप बताइए, आप मुझे बताइए कि हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। आम जनता बेचारी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते इतनी उलझी हुई है, उसके बाद फुर्सत नहीं है जानने समझने की। हकीकत ये है कि भाई देश में घर घर तक सट्टा पहुंचाने का ठेका बीजेपी गवर्नमेंट ने ले लिया है। इसके लिए सट्टेबाजी के सभी ऐपों पर सरकार ने 28% GST लगा दी ताकि उनसे मोटी कमाई हो सके। तो घर घर में सट्टा खिलवा रही है कौन? बीजेपी सरकार। तो भाई ये जो महादेव ऐप है, इसे केंद्र सरकार चलवा रही थी या राज्य सरकार चलवा रही थी? पहला सवाल। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार चला रही थी, क्योंकि देश में किसी भी मोबाइल नेटवर्क से कोई भी सट्टे का ऐप या जिसे ये कह रहे हैं कि जी इस तरह के जुए का जो ऐप है, वो केंद्र सरकार की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता, और सरकार बाकायदा उनसे GST वसूल रही थी। पहली बात। सबूत के तौर पर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इन सट्टा ऐपों पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो ईडी के हाथ लगे हैं वो क्या है? बैन लगाया जाए जी। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईडी के हाथ लगे हैं वो क्या है? सुन तो लीजिए। पहली बात तो आपकी जानकारी में ये होना चाहिए, अगर जांच एजेंसी के पास कोई भी सबूत होता है तो वो कोर्ट में रखती है। कोर्ट तय करता है कि वो सबूत जेन्युइन है या नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं कि मोदी जी ने हजारों करोड़ के घोटाले कर रखे हैं, लेकिन मैं भी कब दिखाऊंगा जब हमारी सरकार आएगी, समझ रहे ना? अच्छा। लेकिन उस बात को भी तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगी कि भाई वो सबूत कितने सही हैं कितने नहीं है। फैसला तो कोर्ट करेगी ना। लेकिन नहीं तो भूपेश बघेल पे जो आरोप लग रहे हैं वो सब बेकार है? वो सब बेकार है क्या? जो आरोप लग रहे हैं वो सब बेकार है क्या? मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार फंसाने के लिए कर रही है क्या? अच्छा सुन, चलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। भाई मोदी जी, अगर भूपेश बघेल जी ने 500-600 करोड़ रुपए रिश्वत खाई है आपके मुताबिक, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आपके पास एविडेंस है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक भूपेश बघेल को? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरे चुनाव में आपको प्रोपेगेंडा खड़ा करना है, आप वो कर रहे हैं ताकि उसका राजनीतिक लाभ मिल सके। क्योंकि इस बात को तय ना तो मोदी जी कर सकते हैं, न CBI ईडी कर सकती है। कि भाई वो सबूत सच्चे हैं झूठे हैं तो कोर्ट तय करेगी ना। लेकिन मोदी जी उनके नाम पर जो ड्रामा कर रहे हैं वो देश की जनता को समझ में आ चुका है। और हर बार का धंधा है इनका, कोई एक बार का थोड़ी नहीं है ना। कोई एक बार का हो तो बता दीजिए। मैं कितने नाम बता सकता हूँ जिन पर आरोप थे इनके, चाहे वो चौधरी अजीत याद हो आपको, महाराष्ट्र से अजीत पवार, ठीक है। ये तो आपकी सरकार, आप कह रहे हैं ना हमारी सरकार आएगी तो हम भी आरोप लगाएंगे, छोड़ दीजिए ना आप। ठीक है अश्विनी जी, देखिए ये तो सीधे सीधे आप लोगों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए मैं दो बातें मैं कहना चाहूंगा विजय कौशिक जी से। IT लीगल रूप में बता रहा हूँ, IT एक्ट का 69A कहता है कि कोई भी राज्य सरकार उसका अधिकार का प्रयोग कर कोई भी इस तरीके की गेमिंग ऐप को अपने राज्य में बंद कर सकते हैं। बघेल साहब ने नहीं किया। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, सुनिए। और आप चैलेंज कर रहे हैं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और मैंने सट्टेबाजों से सेटिंग हुई। अरे सुनिए भाई कौशिक जी, अब क्यों अब देखिए ये विचलन आपका बता रहा है कि कहीं न कहीं मैंने सही चीज बोला है। कर दिया। अरे तो रुक जाइए ना अपने टाइम पर। ठीक है ना, आप सुनिए ना विजय जी। बोलिए विजय कौशिक जी, मैं सुन लेता हूँ। कितने पैसे खाए मोदी सरकार ने बता दो। अब सुनने की क्षमता, अरे सर सवाल पूछ रहे, सुनने की क्षमता रखिए ना विजय जी।
बोलते ही जा रहे, दूसरों को मौका दीजिए ना, फिर सवाल आप करिएगा, पूछिएगा कुछ जो पूछना हो, सुनिए तो थोड़ा सा। ठीक है, रुकिए, अच्छा रुकिए विजय अपने बारी में बोलिएगा, हैंड रेज करिए। जो इन्होंने आरोप लगाया मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं लीगल टर्म्स में बोल रहा हूं कि 60 IT एक्ट 69A के तहत कोई भी राज्य सरकार इस तरीके के ऐप को बंद कर सकती है, ये अपने उसमें लिखा है, लीगल टर्म में बोल रहा हूं। दूसरा, ये चैलेंज कर रहा, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं यहाँ विजय कौशिक जी को, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को, और मैं केंद्र सरकार की कांग्रेस को, पूरे सबको चैलेंज करता हूं कि एक पत्र लिखा दे कि जो इन लोगों ने बंद करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा, वो पत्र दिखा दे। भूपेश बघेल साहब नहीं दिखा पाए हैं, पता नहीं कब उन्होंने प्रेस किया और क्या कहा, मैंने जानते। एक पत्र भेजा हो केंद्र सरकार को कि बंद किया जाए। तीसरी बात, आप चैलेंज करके कह रहे हैं ना भूपेश बघेल साहब को गिरफ्तार कर लो, भैया ऐसा मत कहिए, संस्थाओं की बात है, हम नहीं जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। 900 फोन बरामद हुए हैं, 900 फोन, अरे सुनिए 900 फोन, और यही बातें संगीता जी के नेता बोला करते, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, फिर बीच में बोल रहे हैं, तो फिर आपको नहीं बोलने दूंगा मैं। ये कौन सा बरगलाना भाई, क्यों बीच में बोले? कौशिक साहब आप तो ऐसे नहीं करते थे। ये आपका विचलन बता रहा है कि यानी कि मामला कुछ है, यानी कि भ्रष्टाचारी बघेल वही 30% हमारे कक्का, 30% जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, 30% वाले कक्का है, जो आप चैलेंज कर रहे थे। संगीता जी के भी नेता कह रहे थे कि नहीं गिरफ्तार कर लो, उनकी बारी है, गिरफ्तार कर लो। अच्छा, ये भी जानते थे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग नेहा जी आते हैं डिबेट में कहते हैं PMLA एक्ट में ऐसा है कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे भाई, जान रहे थे तो 6 बार जमानत की अर्जी क्यों दी? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो उनको पता था। देखिए, उनको संस्थाओं को काम करने दीजिए। अगर मैं कह रहा हूं मनीष सिसोदिया जी हो, भूपेश बघेल जी हो, मैं हूं, आप हो, कहीं भी अगर बेकसूर होंगे तो न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, आप बेकसूर हो जाएंगे। संगीता जी देखिए, ठीक है ईडी के प्रवक्ता बनकर क्यों बोलते हैं मोदी जी? संस्थाओं को काम करने दो, मोदी जी क्या ठेकेदार? वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारी डर रहे हैं। अब एक बात बता दीजिए, मैं आपने सवाल किया ना, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक जवाब एक करके एक रखिए ना, अरे ऐसे नहीं ना, एक करके अपनी बातों को रखिए। 1 सेकंड, नहीं विजय जी क्या हो गया आज? आराम से एक करके अपनी बातों को रखा जाएगा ना, क्या हो गया? एक करके अपनी बातों को रखिए, हैंड रेज करिए, ठीक है। 2014 में सरकार 10 सेकंड में बात पूरी करिए सर। अब बस तुरंत, 2014 में हमारी सरकार आई है। अब न गमले में कहीं गोभी उगती है और न 2.5 करोड़ की दूसरे की पेंटिंग किसी को बिकती है, ये लगभग कम हो गया है। अब जो कर रहा है वो संस्थाएं उसको देख ले रही। नहीं, उनको भी नहीं देख रही है ना, दिक्कत तो यही है कि जो कर रहा है उसको देखा ही नहीं जा रहा। ये एक बड़ा सवाल है, तभी ये विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि हमारे ऊपर तो नजर रखी जा रही है, लेकिन अपने ऊपर नजर नहीं रखी जा रही। 50 करोड़ रुपए एक मंत्री के यहाँ बरामद होता है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ में, उनके यहाँ रुपया इतना बरामद होता है। 338 करोड़ का मधुशाला घोटाला होता है, उसमें हिसाब मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये लोग क्या हुआ नहीं है? क्यों नहीं हुआ है? अगर हम कह रहे संगीता जी हैं, इनकी सरकार वहां पर भगवंत मान साहब कहते हैं खैरा बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचारी है, हमने गिरफ्तार कर ली, वहाँ वो ठीक है, यहाँ पर ठीक है। संगीता जी देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए ना। अगर आप गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का, और अगर आप गलत है तो फिर इसको स्वीकार करना होगा। नेहा जी देखिए, अभी तक जो भी मामला मनीष जी का चला, उसमें क्या ईडी ने सबूत रखा, ये सारी जनता ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और PMLA कोर्ट में नहीं, मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रही हूँ। नेहा जी देखिए, आप विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कीजिए। आपने ठीक कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन जो एक लंबी कार्यवाही होगी, प्रोसेस होगी, आप विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर एक नैरेटिव सेट करेंगे और जो आपकी पार्टी में आ जाएंगे, आप मध्य प्रदेश भेजिए ना, शिवराज सिंह के खिलाफ ईडी CBI भेजिए, जांच कराइए। अगर वो दूध के धुले हैं तो सामने आ जाएगा ना जनता के, क्या परेशानी है नेहा जी? तो वहां तो ईडी CBI नहीं जाएगी ना। अजीत पवार जी के खिलाफ जो केस चल रहा था, मैं आपको तारीख बताऊं, 23 नवंबर 2019 को जब उन्होंने शपथ ली, 25 को सारे केस खारिज हो गए।
उसके बाद जब 2020 में वो फिर इनकी पार्टी छोड़ गए, फिर उनके पीछे ईडी सीबीआई लग गई। तो ये किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है? क्या ये जनता के सामने नहीं है? 20,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी जी का पोर्ट पर गुजरात में पकड़ा जाता है, क्या कार्रवाई होती है? कितने सबूत संजय सिंह जी ने दिए, कितनी बार संजय सिंह जी ने आवाज उठाई, क्या कार्रवाई हुई? अयोध्या राम मंदिर की बार बार बात करते हैं, वहाँ लैंड में इतना बड़ा घोटाला हुआ, वहाँ क्या सीबीआई ईडी पहुंची? तो भाई आप आज भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर रहे। आप ये कहिए कि आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपने दल में लाना चाह रहे हैं। नहीं संगीता जी, देखिए ये अभी आपने अश्विनी जी को सुना ना, ये कह रहे कि अगर हम इतने घोटालेबाज हैं तो जाइए न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का दरवाजा खुला है, वहाँ पे तो विश्वास करते हैं ना आप लोग। नेहा जी देखिए, जो गए भी है तो कितनी कार्रवाइयां हुई है सबके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं क्या? उन्होंने खुद ही कहा था अजीत पवार जी ने 70 करोड़ का घोटाला किया है, 70,000 करोड़ का। तो आज वो कहाँ चला गया? माननीय प्रधानमंत्री जी की शब्दावली थी, किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। तो आज वो कैसे इनकी पार्टी में उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में? तो सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? आप अपने ही आप आरोप लगाते हैं और उसके बाद अपने आप। ठीक है अमन जी, ठीक है अमन जी, लेकिन जो चीजें निकल के सामने है उसे झुटलाया जा सकता है क्या? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो चीजें निकल के सामने आएगी, जो एविडेंस निकले, जो छापेमारी हुई, जो तमाम ये जो महादेव एप्लीकेशन का जिक्र किया जा रहा है, जो चीजें निकल के सामने आई उसे झुटलाया जा सकता है क्या? देखिए, महादेव एप्लीकेशन की जो बात आई है तो वो 1.5 साल से ये लोग बोल रहे हैं कि वो उसका जो उस पर नजर रखी जा रही थी, तो 1.5 साल में कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए था। बिल्कुल इलेक्शन के पहले ये लोग एक्शन ले रहे हैं, इस पर सब लोग सवाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे नकेल डालना बुरी बात नहीं है, हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा भारत हो जाए, ताकि वो लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी रेत घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, वहाँ पे किन किन चीजों को लेके कांग्रेस से जो सरकार है उसको घेरा गया। तो प्रूफ जुटाइए ना। आप अगर बोलते हो कि सिर्फ इल्जाम लगाने से, ईडी की कार्रवाई पे अगर 5-6 साल की जो उनकी कार्रवाइयां हैं उन पे हम नजर डालें तो उन्होंने कार्रवाइयां बहुत करी हैं, पर एंड पॉइंट पे कभी भी उनका जो प्रूफ के साथ जो है वो जो दोषी बहुत कम लोग पाए गए हैं। तो इसका कारण तो यही समझे पाएगा ना कि ये जो इलेक्शन आ रहा है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए ये चीजें, उनका जो भूपेश बघेल है उनका जो लेवल है कम करने के लिए, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि जो है पीएम मोदी से निस्संदेह ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जब आपने देखा कि कांग्रेस और भाजपा ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जो अनाउंसमेंट करी है, उनमें लोगों का विश्वास पीएम मोदी पे उतना नहीं है जितना सीएम भूपेश बघेल पे है। तो उनकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए उनके ऊपर ये एकदम से इलेक्शन के 2 दिन पहले जो है दोष लगाने की कोशिश करी गई है। हम नहीं कहते कि वो अगर आरोपी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये जो कार्रवाइयां होती है इनका कोई रिजल्ट तो निकले नेहा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, दिल्ली में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में कौन सा चुनाव है? वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2024 की तैयारियां चल रही है। आपने भी देखा होगा सत्यपाल मलिक जो हमारे एक्स गवर्नर रही है जेएंडके के, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल की भी जो गिरफ्तारी है वो हो जाएगी 2024 से पहले, और आपने देखा कि अभी उनको ईडी के सम्मन आने शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में छापेमारी हुई थी हाल ही में कुछ टाइम पहले, वहाँ पे कौन से चुनाव है? नहीं, इस तरह से अगर चुनावों से जोड़कर देखा जाए तो अश्विनी जी कह रहे हैं देखिए 12 महीने इलेक्शन होते हैं, तो क्या एजेंसीज अपना काम ना करे क्या? आप नेहा ये देखिए कि अगर हम दिल्ली की आपने बात करी तो दिल्ली में सुंदर जैन कब से अंदर हैं, उसके बाद संजय सिंह अभी गए हैं, मनीष सिसोदिया गए हैं, अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है, उनकी जो बेल रिजेक्ट हुई है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रूफ है वो सेटिस्फाई नहीं थे उन चीजों के साथ। तो ये चीजें हैं कि अगर उनको जेल में गए हुए आज 3 हो गए हैं, सुंदर जैन को तो 1 साल से भी ऊपर हो गया है, तो उनके लिए जो उनके खिलाफत में प्रूफ है कम से कम वो तो पेश किए जाने चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि आप 2024 से पहले लोकतंत्र की हत्या करने वाली बात हो जाती है। अगर आप विपक्षी दलों के सब जो मेन नेता हैं जिनसे आपको डर है, लगता है कि हाँ ये हमारी खिलाफत में बोलते हैं, तो उनको आप जेल के अंदर कर दो, ये तो सही नहीं है ना, ये तो लोकतंत्र को बचाने वाली बात नहीं है। ठीक है अश्विनी जी। देखिए, यहाँ पर जो है न्यायपालिका पर भी उंगली उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सबूत मांगे। न्यायपालिका को अगर जमानत की बात की तो न्यायपालिका को उंगली नहीं, अमनप्रीत जी उन्होंने भाजपा से भी बोला, उन्होंने बोला है कि मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से सुनिए अमनप्रीत जी। आप लोगों का विचलन आज हमको लग रहा है कि सभी जो है कहीं न कहीं से वो हैं। देखिए, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ नेहा जी, यहाँ पर न्यायपालिका पर उंगली उठाई गई कि न्यायपालिका पर देखिए किस तरीके से जो है वहाँ पर सबूत मांगा गया। मैं कह रहा हूँ
न्यायपालिका को अगर समझ में आता तो न्यायपालिका को समझ में आता तो जमानत दे दी गई होती। अगर सबूत नहीं पेश कर पा रही है कोई, सबूत नहीं पेश कर पा रहा है कोई भी, न्यायपालिका पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनके फैसलों का पूरा सम्मान करते हैं। कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, वो बिल्कुल नहीं, उस तरह की कोई टिप्पणी नहीं। मेरे मुंह में मत दीजिए। ठीक है अश्विनी जी, आप बोले तो मैं भी मैं धारा प्रवाह शुरू हो जाता हूँ, कोई ना सुने। सब लोग एक साथ आप लोग बोल रहे हैं, 3 लोग हैं, कम से कम जवाब तो सुनिए। ठीक है, नहीं करके बोलते हैं ना। नहीं, किसी दल के नेता बन के यहाँ बैठ जाते हैं, किसी दल का मोदी विरोध करना है तो करिए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए कम से कम, जो मैं पॉइंटेड बोल रहा हूँ। देखिए सबके पास अधिकार है ना अपनी बातों को रखने का, सबके पास अधिकार है ना सर अपनी बातों को रखने का। नेहा जी आप बोलिए, आपको होता है बोलिए, लेकिन ये लोग क्यों बोल रहे हैं? गलत नहीं, पहले अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप, ठीक है आप गलत बोल रही है, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। जी आप बोलिए, बोलिए, अभी 15 मिनट बचा है आपका डिबेट, मैं करने नहीं दूंगा। ठीक है आप अपने टाइम पर बोलिए। सभ्यता और संस्कार यही होता है कि सुनिए और फिर बोलिए। ऐसे नहीं होता ना अश्विनी जी, नहीं ऐसे मैं सबकी सुन रहा हूँ, ये लोग बीच में बोलना शुरू कर देंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जब इनका टर्म आए तो ये बोले कि नहीं ये गलत है। ठीक है अभी ये कह रही है कि न्यायालय ने कहा है कि सबूत लाए नहीं है पूरा, तो भाई न्यायालय के ऊपर उंगली उठाना ही हुआ। अगर सबूत नहीं है तो फिर वही बीच में बोली, फिर वही बोल रही है, गलत बोल रही है, फिर गलत बोल रही है आप, फिर गलत बोल रही है आप। मेरी बात को पूरा सुनिए, इतनी बड़ी विद्वान नहीं है आप। यहाँ पर बैठकर ना हम विद्वान है ना आप विद्वान है। कोर्ट में बहुत भारी भारी वकील है और जज भी है वहाँ, लेकिन आप नहीं, किस कैपेसिटी में आप उंगली उठा रही है? क्यों उनके पास सबूत नहीं ले गया गया? आप लेके गई थी, संस्थाओं में काम करती है, अदालत पर उंगली उठाएंगी, अदालत को जमानत दे दिया होता अगर नहीं उनके पास सबूत होता तो। क्यों कह रही है भाई? मेरी पूरी बात सुनिए, गलत जब बोल गई है तो उसको सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर अदालत को तथ्य, फिर वही बीच में बोल रही है, आप फिर वही बात बोलोगे तो मैं तो बोलूंगी। नहीं, मैं फिर बोलूंगा कि आपने गलत बोला है। आपने कहा है, स्पष्ट रूप से आपने कहा है कि न्यायालय ने जो है कोई सबूत नहीं पेश किया जाए तो न्यायालय ने जमानत दे दिया होता। आपने न्यायालय पर उंगली उठाई, बिल्कुल नहीं, मैं फिर कहूंगी आपने उंगली उठाई न्यायालय पर। चलिए ठीक है, मुद्दे से आगे बढ़ते हैं ना। नहीं, फिर से मैं आगे बढ़ते हैं। नेहा जी आपसे क्षमा चाहते हुए मैं तीनों में किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं सबके बीच में बोलता रहूंगा। नहीं इस तरह से नहीं अश्विनी, मेरी आवाज डाउन करा दीजिए ना। नहीं मैं कह रहा हूँ, देखिए वो तरीका नहीं है ना डिबेट करने का सर, ना मैं आपकी आवाज डाउन कराऊंगी। जब आपको गेस्ट के तौर पर बुलाया है अपने यहाँ पर न्यायालय के कह रही है कि जमानत उनके पास सबूत नहीं पेश किए गए, तो न्यायालय ने जमानत क्यों नहीं दी भाई? आपने डायरेक्ट न्यायालय के ऊपर उंगली उठाई है। देखिए जो फिलहाल जो अभी वोटिंग हो रही है या हो चुकी है पहले चरण की, छत्तीसगढ़ की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ, कई ऐसे मुद्दे रहे जो हावी रहे, लेकिन इसमें ईडी और सीबीआई का मुद्दा भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। ये चाहे फिर महादेव एप्लीकेशन की बात करें या तमाम और जो मुद्दे हावी रहे। लेकिन अब देखिए सीधे सवाल ऐसे में यही निकल के सामने आता है, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले हो रहा था डिबेट में, कि जो चीजें निकल के सामने आई है वो तो बहुत तरफ इशारा करती है, और वो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा रही है इलेक्शन से आने पहले। अभी तो दूसरे चरण के चुनाव पहले है। नेहा जी, हमें इन झूठे आरोपों की, झूठे मुकदमों की आदत पड़ चुकी है। समय आने पर इसका जवाब हम भाजपा को देंगे। आपको याद होगा हमारे नेता राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स तोप में घोटाले के आरोप लगाए गए थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल पाक साफ घोषित कर दिया। ठीक है, इनकी पुरानी आदतें हैं, लेकिन उसी बोफोर्स को लेकर इन्होंने हमारे खिलाफ कितना झूठ फैलाया। इसी तरीके से जब मोदी जी सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को जेल में पहुंचाऊंगा, सोनिया गांधी जी को जेल में डालूंगा, राहुल गांधी जी को जेल में डालूंगा। भाई क्यों नहीं डाल पाए? हकीकत ये सबूत तो कुछ है नहीं, सिर्फ झूठे ढोल बजाने की आदत है मोदी जी की। भाई जांच एजेंसी का काम है कोई मुकदमा दर्ज करना, उस पर सबूत जुटाना और कोर्ट के सामने रखना। कोर्ट का काम है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो उसको दोषी साबित करना, लेकिन मोदी जी तो इधर मुकदमा खुद ही दर्ज कराते हैं, खुद ही उसकी जांच की बातें पब्लिक में सार्वजनिक करते हैं, और अपनी ही जांच के दम पर वो किसी को भी दोषी साबित करने में जुट जाते हैं। भाई अगर आपकी नजरों में कोई व्यक्ति दोषी है
मान लीजिए भूपेश बघेल दोषी हैं, तो वो दोषी का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ऐसा व्यक्ति फिर खुला क्यों घूम रहा है? क्यों खुला घूम रहा है? हकीकत तो ये है, सबूत कुछ है नहीं, लेकिन क्या बदनाम कर दो, चुनाव के बाद देखेंगे। चुनाव में फायदा लेने के लिए नहीं, जो 508 करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है कि 508 करोड़ रुपए दिए गए, इससे चुनाव साधने की कोशिश बघेल सरकार की तरफ से की गई। सुन तो लीजिए, मतलब कहने को तो मैं कह दूं, देखो मैं तो ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूँ, 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी अगर कोई थी तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। और आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से आ गया भैया इतना पैसा? हकीकत में तो ये है, इनके घोटालों की लिस्ट बता देता हूँ। नमामि गंगे परियोजना घोटाला। तो फिर आप अगर ये कहें कि देखिए जन्मभूमि को भी नहीं बख्शे। नहीं, सामने वाला ऐसा तो हम भी ऐसे हो जाएंगे क्या? फिर आपकी पार्टी अलग कैसे हुई? मतलब अगर आप ये कहें कि देखिए सामने वाला अगर घोटाला कर रहा है या दूसरी पार्टी अगर घोटाला करे तो हम भी करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि हम कर रहे हैं। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले गरीब पार्टी थी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सबूतों के साथ बता रहा हूँ। कहाँ से आ गया इतना पैसा? ये देश को लूट के इकट्ठा किया है। RTI डालिए ना, इससे पता चल जाएगा कहाँ से आया। अरे सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, देश की हर एजेंसियों को तो किसी पे तो विश्वास करेंगे ना। आपको मालूम है पीएम केयर्स को लेकर RTI लगाई थी, क्या जवाब दिया सरकार ने? मालूम है आपको? सरकार ने कहा RTI के दायरे में नहीं आता। तो बताओ घोटाले के खिलाफ क्या हम करें? तो चंदे को लेके भी करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कैसे आया। इसके दायरे में आता है वहाँ कंप्लेंट कर लो। आप समझो ना, आप ऑन रिकॉर्ड एक चीज देखिए, कैगना भी पिछले दिनों इनके घोटालों को पकड़ा था। किस तरह से सड़क निर्माण में घोटाला किया, किस तरह से टोल टैक्स में घोटाला किया, ये तो इनकी सरकार के राज में कैगने किया है ना। कोई जांच हुई, कोई बात हुई? ये खुद ही चली क्लीन चिट दे देते हैं और दूसरों के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। एक सही बहस कराइए ना, मैं कब मना करता हूँ। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी जल्दी से। देखिए, बहुत आरोप लगाया विजय जी ने। स्पष्ट रूप से जो है इनका आरोप है 2014 के पहले एक महिला थी जो इटली से आई थी, उनके पास इतनी संपत्ति कैसे हो गई? राजीव गांधी फाउंडेशन में इतनी संपत्ति कैसे हो गई? आपके पास इतने चंदे कैसे आते थे? जरा अपना 2014 के पहले का इतिहास निकाल कर देख लीजिए। आज आप लोगों को मांगे भीख नहीं मिल रही है, इसलिए दिक्कत है, समस्या है, क्योंकि जनता ने आपको कगार पे लेकर खड़ा कर दिया है कि आपके पास लोकसभा में नेता विपक्ष लायक स्थान नहीं दे रही जनता। वो है। दूसरा, आपने रोड वाली बात की, द्वारका वाली, उसमें माननीय नितिन गडकरी जी ने जवाब अपना भेज दिया था कि आप लोगों ने जो 1 किलोमीटर की रोड की बात की है कि इतने में बना है, वो 570 किलोमीटर वो रोड है। अब पूरा डिटेल में वहां जा चुका है और वो मामला साझा। ये लोग क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ सबूत है तो आपका कोई नेता गया कहीं कोर्ट में, कहीं पर FIR करा, राजस्थान में करा लेते, छत्तीसगढ़ में करा लेते, कहीं तो करा लेते भाई। भाजपा के लोग जो है, देखिए आज आरोप लगाना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले संगीता जी ने कहा था संजय सिंह ने बड़े वो दिए, कहा गया संजय आपके अरविंद केजरीवाल साहब 2015 का उनके साथ जिला दीक्षित जी के खिलाफ लेकर घूम रहे थे और एक लिस्ट बनाया था, उन्होंने अपने लिस्ट पर जिक्र किया जिसमें शरद पवार से लेकर और लालू प्रसाद ने चोर थे, उनके साथ गलबैया कर रहे हैं वो आजकल। तो क्या है सबूत? मैं कहा वो सबूत लेकर आइए और स्पष्ट रूप से हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर भरोसा करिए, हिंदुस्तान की स्वायत्त संस्थाओं पर भरोसा करिए और उस स्वायत्त संस्था पर जिसके लिए वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये पिंजरे का तोता है। इनकी सरकार में नहीं कह रहे हैं कि ये कार्रवाई करवाने के लिए जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती। अरे कैसे नहीं? अब बताइए, कांग्रेस सरकार आपकी, प्रशासन आपका, कौन सुन रहा है? अरे नेहा जी, कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में किसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये लोग जनरल सरकार इनकी है, जब लोगों को लाठियों से पिटवा सकते हैं, इनकी दिव्या मदेरा जी को सुरक्षा नहीं दे सकते, सारा काम ये कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, सिर्फ 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं संगीता जी का रुख करती हूँ। जल्दी 10 सेकंड में बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी केवल झूठ और झूठ की पोटली है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। हमारे राज्य में यानी कि कांग्रेस सरकार के समय में क्या किसी भी मामले में कोई रिपोर्ट देता था
तो तुरंत नहीं, उनका जवाब दीजिए ना, उनका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि अगर हमने इतना घोटाले किए हैं तो जाइए ना, क्यों नहीं हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाते, रिपोर्ट लिखवाते, करवाइए, क्यों नहीं किए आपने? नेहा जी, आपको कोर्ट के तौर तरीके मालूम है कि कैसे FIR दर्ज कराई जाती है? तो आप हमारी भी तो सुन लीजिए, आप एक और तो उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस राज में जब भी कैग ने कोई रिपोर्ट दी कि भाई ये संभावित घोटाला हुआ है, हमने मुकदमा दर्ज कराया अपने ही नेताओं के खिलाफ, कोई दूसरे नेताओं के खिलाफ नहीं, अपने ही नेताओं के खिलाफ, और जांच आपके नेता थे उस लायक। ये पहले अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, एक भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आप भारतीय जनता पार्टी पर सेट कर पाए हो तो बता दीजिए, मुद्दा बना पाए हो तो बता दीजिए, रिपोर्ट दिखाया हो तो बता दीजिए। सिद्ध करना है सरकार, एक बताइए, एक हमारी सरकार आने दो। PM केयर्स में जितना घोटाला आपने किया ना, सब आएगी तब ना। अभी तो 47 तक रही है, 7 तो पड़े रही है, 47 तक तो नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है 47 तक। 20 कंपनियों से कितना चंदा लिया? राहुल गांधी बेचारे ऐसे ही चले, अब जो है बुजुर्ग हो जाएंगे, वो उनके हाथ में डंडा आ जाएगा। कंपनियों से वसूला इन्होंने, सारे घोटाले सामने लाएंगे। हमारी सरकार आने दीजिए। नहीं आएंगे, कब आएंगे वो छोड़ दीजिए ना सर। ये बताइए, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि कोई ऐसी चीज जिसको के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, नहीं उठाई ना, आगे बढ़िए, उस पर आवाज उठाइए, करिए। लेकिन ऐसा अश्विनी जी, ऐसे एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं। राहुल गांधी ने अदानी के घोटाले की आवाज, देखिए ना, इतने बड़े बड़े पहलवान धरने पर बैठ गए थे, कहाँ सुनवाई हो रही थी? अब वो भी तो आपकी सरकार का ही है सर। जांच हो रही है, पुलिस की जांच हो रही है, धरने पर बैठना पड़ा, अभी भी कोर्ट में बैठा है। छिपा नहीं है ना अश्विनी जी। देखिए नेहा जी, देखिए संस्थाओं में पार्टी का कोई वो नहीं है, संस्थाएं काम कर रही है, कहीं छोड़ दिया उनको तो बता दीजिए। अगर उनको गिरफ्तार करना था, किसको गिरफ्तार किया आपने? लग रहा था तो नहीं, किसको गिरफ्तार किया? किसको गिरफ्तार? जब गलत मामला ही गलत था, उसको एक बुक में शामिल ही नहीं होता था, तो कैसे? अब तो जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। मामला कब गलत साबित हुआ? उससे पहले कितने आरोप लगे सर? वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, सब चीजें सामने आती है, आप बहुत ज्यादा ढक नहीं सकते हैं चीजों को। लेकिन संगीता जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना, देखिए विपक्ष हो तो विपक्ष की भूमिका को भी आपको अच्छे से निभाना होगा, और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर इस तरह के कहते हैं कि देखिए ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, तो कह रहे साबित करवा दीजिए, न्यायालय का दरवाजा तो खुला हुआ है, क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? नेहा जी, 121 CBI ने केस किए, ED ने केस किए, 121, 115 विपक्षी नेताओं पर थे, तो इनकी पार्टी इतनी पाक साफ है। 20 नाम तो मैं अभी आपको गिना दूं यहीं बैठे बैठे। तो ये बस, और आरोप ये खुद लगाते थे। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, कितनी कार्रवाई हुई? संगमा जी के खिलाफ अमित शाह जी, गृह मंत्री जी हमारे देश के गए, आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी हैं, और आज उन्हीं के साथ फिर सरकार बनाई मिजोरम में। तो देखिए, ये जिस तरह से काम करते हैं, आज जनता समझ गई है। इनका ये बेवकूफ जो जनता को बनाने का लगातार काम करते हैं, जनता समझ चुकी है। और मैं तो एक ही बात कहूंगी, छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी के नाम से जो वहां पर वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, तो छत्तीसगढ़ की जनता, अश्विनी भाई, कैसे विश्वास करेगी अब मोदी जी की गारंटी पर? मोदी जी ने तो महंगाई की भी बात की थी कि आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, अब कैसे जनता विश्वास करेगी मोदी जी की बात पर? मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की बात करते थे, हमने हाल देख लिया। उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में जो एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ कॉलेज में हो जाता है और बोलने को तैयार नहीं होते। तो मोदी जी ने जितनी बातें कही थी वो सारी झूठी है, ये एक एक करके सिद्ध होता जा रहा है। और आप कितना अपना जो घड़ा है वो भरते जाएंगे, अब वो फूटने का समय आ गया है। और अभी मेरे अश्विनी साहब बड़े भाई ने कहा 2047 तक बोर्ड लगा है, तो भाई आप तो लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये राइट तो जनता का है। चैनल पे बैठ के कोई डिसाइड नहीं कर सकता 47 तक नो एंट्री का बोर्ड है कि दूसरी पार्टी नहीं आ सकती, क्योंकि ये जनता के हाथ में है, वो कब किसको आंसू से फर्श पे पचाने का काम करेगी। तो आपने क्या कोई गड़बड़ियां कर रखी है, कोई सेटिंग कर रखी है, कुछ कर रखा है जो आपको पहले से भरोसा है? और नेहा जी, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का सवाल था, उस समय भी इनके प्रवक्ता यही कहते थे हमने कागज तैयार कर रखे हैं। तो जब ED और CBI संस्थाओं का दुरुपयोग आप नहीं कर रहे, तो प्रवक्ता चैनल पे बैठकर कैसे कह देते हैं कि हमने कागज तैयार कर रखे हैं? क्योंकि फोन तो ऑफिस से जाता है ना, तो आप कितना बचाएंगे? कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ना आप कितना झूठ बोलने का काम करते हैं। तो आज जनता सड़क पर है, त्रस्त है। आप हवाई जहाज में घुमाने की बात करते थे, आज शहर में हवाई चप्पल नहीं है। बातें बड़ी बड़ी विपक्षियों पर ED CBI भेजो, और
गुणगान बड़े बड़े करो कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, ये कहो कि सारे भ्रष्टाचारी आज आपकी पार्टी में आ चुके हैं। आज संजय सिंह जी भी आ जाए तो वो क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन जो आज भ्रष्टाचारी नहीं है मैं तो कहूंगी वही जेल के अंदर है, क्योंकि उसको पता है कि मैं आज नहीं तो कल साफ बच करके वापस आ जाऊंगा, वरना वो जाकर के अब तक आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेता जैसे बाकियों ने किया है, चाहे वो छगन भुजबल हो चाहे अजीत पवार हो। उत्तराखंड में तमाम घोटाले हो गए। नेहा जी, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कोरोना काल में वहाँ क्लासेस चल रही थी, आप सोचिए जब पूरा देश बंद था और घोटाला हुआ, वहाँ ईडी सीबीआई नहीं पहुंची क्योंकि भाई सरकार किसकी है? भाजपा की। अरे तो प्रमाण लाइए ना बहन जी, प्रमाण तो लाइए, प्रमाण लाइए, मुकदमा कराइए, उसको करिए। नहीं, के खिलाफ बिना प्रमाण के ईडी को भेज दीजिए और बाद में प्रमाण ढूंढिए और हमसे कहिए कि प्रमाण लाइए। बहुत अच्छा सुनी भाई, सबके पास प्रमाण है, ये आपके कहने से नहीं है, प्रमाण है, वो जेल में है। हम प्रवक्ता है, पुलिस और सीबीआई नहीं है, जिन संस्थाओं का ये काम है उनको कहिए। आरटीआई में निकला है। चलिए वक्त के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे चुनाव है, लेकिन चुनाव से एन पहले जो छापेमारी हो रखी है, ये टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रखे हैं। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि ये जो तमाम मुद्दे हैं वो किसको फायदा पहुंचा पाएंगे। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।